साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसे समझे बिना आप जन्म कुंडली देख करके फलादेश कर ही नहीं सकते। देखिए, आज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत होने जा रही है। यदि यह आपको कंठस्थ हो गई, आपने इसे यदि अच्छे से समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने ज्योतिष सीखने की दिशा में एक बहुत बड़ा विषय पूरा कर लिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जो है एपिसोड देखते जाएं, समझें और इसके साथ ही नोट्स भी बनाते जाएं। प्रिय दर्शकों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। एक बात और, मैं इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष के छोटे छोटे टिप्स डालते रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक भी इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की पहचान कैसे करें। कौन सा ग्रह आपको आपके जीवन में शुभ फल देगा और कौन सा ग्रह अशुभ फल, यह तो हमें पता होना चाहिए। यदि यह हमें ज्ञात हो गया तो मारक ग्रह का हम उपाय करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं और योग कारक ग्रह का हम रत्न धारण करके उन्हें बलि कर सकते हैं और उनसे जो है अधिक से अधिक शुभ फल हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपने योग कारक और मारक का कॉन्सेप्ट यदि समझ लिया तो आप फलादेश करने के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। देखिए, योग कारक और मारक ग्रह में पहले ही आपको समझा चुका हूं। मैं अब दोबारा डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आने वाली हमारी सीरीज जो रत्नों पर होने वाली है कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए, ये समझने के लिए सबसे पहले योग कारक और मारक ग्रहों को समझना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि यदि आप मेरे इस चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित है कि मैं जो है आपको बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष सिखा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भी बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल आरंभ से बिल्कुल बेसिक से यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां बिल्कुल बेसिक से कुंडली देखना सीखें करके एक फोल्डर है, उसमें जाकर आप पार्ट फर्स्ट से आप एपिसोड देख सकते हैं। यह बहुत ही आसान भाषा में है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम मेष लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह को समझेंगे। फिर यह जो है मीन राशि तक यह सीरीज चलती रहेगी। इस श्रृंखला के पश्चात आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न आपको धारण नहीं करना है, हम यह समझेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपका लग्न मेष लग्न नहीं है और किसी अन्य लग्न की आपकी जन्म कुंडली है तो भी आप इस एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ज्योतिष सीखने की दिशा में आपको हर चीजों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दर्शकों, एक बात को भी आप जो है अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि मारक ग्रह जो है वह अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं और योग कारक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। यदि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो हम उनके उपाय कर सकते हैं और यदि कोई योग कारक ग्रह है तो उन्हें हम बलि कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको मित्र और शत्रु ग्रहों को समझना है। सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो है राशियों के नंबर और उनके आगे जो राशियां और उनके आगे जो उन राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं, उन्हें आप जो है वीडियो को रोक करके आप एक रजिस्टर में उतार लेवें, नोट कर लेवें। यह बहुत काम आएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे जन्म कुंडली में जहां कहीं भी एक नंबर लिखा हो, वहां आपको यह समझ लेना है कि वहां मेष राशि है और उनके स्वामी जो है कौन है, मंगल देव है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर जो है देख पा रहे हैं कि पीले अक्षरों में जो ग्रह लिखे हुए हैं ये सभी देवता ग्रह हैं और जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं वे सभी जो है दानव ग्रह हैं। यानी बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव, ये चारों ग्रह जो है ये देवता ग्रह है और शुक्र, शनि, राहु, केतु जो है ये चारों ग्रह जो है ये दानव ग्रह है। ठीक है, अब देखिए, चारों देवता ग्रहों के मध्य में आपस में मित्रता है। जो भी देवता ग्रह मैंने लिखे हैं उनके मध्य आपस में मित्रता है और चारों दानव ग्रह जो मैंने लिखे हैं उनके मध्य भी आपस में मित्रता है। यानी बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल आपस में मित्र है और शुक्र, शनि, राहु, केतु जो है ये भी आपस में मित्र है। इसके साथ ही चारों देवता ग्रह और चारों दानव ग्रह जो है आपस में शत्रु है।
जैसे बृहस्पति की जो है शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ में शत्रुता है। सूर्य की भी सभी दानव ग्रह जो है शुक्र, शनि, राहु, केतु से शत्रुता है। इसी तरह से चंद्रमा और मंगल की भी जो है सभी दानव ग्रह के साथ में शत्रुता है। इसी प्रकार से शुक्र की भी सभी देवता ग्रह बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल से शत्रुता है। और इसी प्रकार से शनि, राहु, केतु की भी जो है सभी देवता ग्रहों के साथ में शत्रुता है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने बुध देव का नाम जो है बीच में लिखा है, क्योंकि इनकी मित्रता जो है दानव ग्रहों के साथ भी है और कुछ देवता ग्रहों के साथ भी है। देखिए, बुध देव की मित्रता जो है सभी दानव ग्रहों से है, यानी बुध जो है शुक्र के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं और राहु, केतु के भी जो है ये मित्र हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आप सभी को? अब देखिए, बुध देव जो है वो देवता ग्रह जो है बृहस्पति देव, उनके भी मित्र हैं और सूर्य देव के भी मित्र हैं। लेकिन जो है बुध देव जो है वो चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी शत्रुता है। मंगल और जो है चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं, यानी बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु है और बुध और मंगल जो है ये भी आपस में शत्रु है। देखिए, मित्र और शत्रु ग्रहों को आपको जरूर समझ लेना है, ये भी जो है फलादेश में बहुत काम आएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, अब देखिए, हम ये समझते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में आखिर कौन से ग्रह जो है वो योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि मेष लग्न की कुंडली कहते किसे हैं। देखिए, यदि लग्न भाव में यानी पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अब देखिए, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, तो मंगल इस कुंडली के मुखिया हो गए। मंगल को जो है वो 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वो कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक। अब देखिए, लग्नेश सदैव योग कारक ही होते हैं, भले ही उनकी दूसरी राशि जो है त्रिक भाव में ही क्यों ना आ रही हो। यहां आप देख पा रहे हैं कि इस जन्म कुंडली में मंगल की दूसरी राशि जो है वृश्चिक राशि वो त्रिक भाव यानी कि 8वें भाव में आ रही है। ये गलत ग्रह है, फिर भी लग्नेश सदैव योग कारक ही होंगे, क्योंकि लग्नेश को जो है त्रिक भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो यहां मंगल देव जो है वो योग कारक हो गए। अब देखिए, दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि है और इनके स्वामी जो हुए वो हुए शुक्रदेव। दर्शकों, शुक्रदेव को भी जो है 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो हो गई वृषभ राशि और दूसरी हो गई तुला राशि। अब देखिए, इस लग्न कुंडली में दूसरे भाव में जो है वृषभ राशि आ रही है और सप्तम भाव में शुक्र की राशि तुला है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार यदि द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्नेश का शत्रु हो, यानी कि लग्न में जो राशि आ रही है उनके जो स्वामी हैं उनके यदि शत्रु हो तो वो कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं। तो यहाँ मंगल देव और शुक्रदेव आपस में शत्रु है, ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। तो यहाँ जो है शुक्रदेव इस जन्म कुंडली में मारक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, तीसरे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ मिथुन राशि है और इसके स्वामी हुए बुध। इसके साथ ही बुध कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं। अब देखिए, मंगल इस कुंडली के मुखिया हो गए और मंगल की बुध के साथ शत्रुता होने से मंगल ने बुध को एक तो तीसरा भाव संघर्ष का दिया है और एक छठा भाव यानी त्रिक भाव दिया है, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। यह गलत भाव है, तो यहां इस कुंडली में बुध देव मारक हो गए। अब देखिए, चौथे भाव में कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा हुए। उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव केंद्र का स्थान मिला हुआ है और साथ ही चंद्रमा और मंगल के मध्य मित्रता भी है, तो यहां चंद्रमा जो है योग कारक हो गए। प्रिय दर्शकों, यदि मैं आपको जो भी समझा रहा हूं यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे हम बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यह सिंह राशि है और उनके स्वामी जो हुए हैं वो सूर्यदेव हुए। इन्हें भी जो है एक त्रिकोण का महत्वपूर्ण भाव मिला है और साथ ही ये मंगल देव के मित्र भी है, तो सूर्यदेव भी इस जन्म कुंडली में योग कारक होंगे। अब हमने छठे भाव के स्वामी जो है बुध देव के बारे में बात कर ही ली है और 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव और 8वें भाव के स्वामी मंगल देव के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए, नवम भाव में धनु राशि है, इसके स्वामी हुए बृहस्पति देव।
तो बृहस्पति देव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो है धनु राशि और दूसरी है मीन राशि। तो मंगल देव की बृहस्पति देव से मित्रता होने की वजह से मंगल देव ने इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, नवम भाव दिया है, जो हमारे धर्म का है, हमारे भाग्य का है। और दूसरा भाव इन्हें दिया है कुंडली का 12वां भाव। ये गलत भाव है, ये त्रिक भाव है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो और उसे दूसरा भाव यदि त्रिक भाव भी मिला हो तो वो सदैव योग कारक ही रहेंगे। तो बृहस्पति के नवम भाव के स्वामी होने की वजह से वो जो है यहां योग कारक होंगे। अब देखिए, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव है। ये भी जो है 2 महत्वपूर्ण भाव के स्वामी है। दशम भाव हमारे कर्म का है, हमारे प्रोफेशन का है, और एकादश भाव जो है लाभ स्थान है। लेकिन शनि और मंगल के मध्य शत्रुता है, इसी वजह से शनिदेव न तो यहां योग कारक होंगे और न ही मारक होंगे। शनि यहां सम होंगे और जन्म कुंडली में इनकी स्थिति यह तय करेगी कि ये किस तरह के फल देंगे। अब मान लीजिए कि इस लग्न कुंडली में जो है शनिदेव सप्तम भाव में होंगे तो यहां ये उच्च के हो जाएंगे, तो शनिदेव यहां पर शुभ फल देंगे। अब देखिए, मंगल, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति तो हो गए योग कारक और शुक्र बुध हो गए मारक, और शनिदेव जो है यहां सम हो जाएंगे। दर्शकों, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, योग कारक ग्रह यदि केंद्र भाव या पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव या द्वितीय भाव में होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यदि योग कारक ग्रह जो है वो तीसरे भाव में या किसी त्रिक भाव में होंगे तो वो योग कारक होकर भी मारक के फल देने लगेंगे। और जो है मारक ग्रह भी यदि कहीं उच्च के होकर के बैठ जाए तो वो भी जो है हमें कहीं ना कहीं अच्छे फल देने लगेंगे। कुल मिलाकर जो है योग कारक और मारक ग्रह जो है कुंडली में कहां स्थित है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप ज्योतिष से जुड़े रहें, धीरे धीरे सीखते रहें। ये कोई मुश्किल विषय नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। बस आपको जो है लॉजिक को समझना है, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए, आज जो मैंने आपको समझाया ये कितना आसान था। अब मिलेंगे हम जो है वृषभ राशि के अगले एपिसोड में। यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।